हेलो दोस्तों, आपका राधे के क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में लगने वाली प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में। इसके अंतर्गत हम आज सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं मैंगो क्रॉप के बारे में, मैंगो कल्टीवेशन कि मैंगो के अंदर एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और न्यू टाइप के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। साथ ही दोस्तों, ये क्लास आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सीयूटी और साथ ही आपके कंप्यूटर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन भी इसमें मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले मैंगो के बारे में कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, उसका फैमिली क्या होती है, उसका ओरिजिन क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसका साइंटिफिक नेम देख लेते हैं या बॉटनिकल नेम देख लेते हैं। इसका बॉटनिकल नेम होता है मेंजिफेरा इंडिका। और दोस्तों, एग्जाम में आता है तो सबसे पहले हमें इसका अंडरलाइन करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी साइंटिफिक नेम होता है तो उसको या तो तिरछा लिखना होता है या उसके नीचे अंडरलाइन करना होता है। दोस्तों, इसका बॉटनिकल नेम होता है मेंजिफेरा इंडिका और मैंगो की फैमिली होती है नाकार्डियेसी। इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 40। और हमारे मेंजिफेरा इंडिका का ओरिजिन पहले से इंडो वर्मा। और इसका फ्रूट टाइप होता है स्टील, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ड्रूप या स्टोन। और इसका जो मैंगो का ईटिंग पार्ट होता है जिसको हम खाने के रूप में यूज लेते हैं उसको मीजोकार्प बोला जाता है, यानी कि हम मैंगो के अंदर मध्य फल वित्ती को खाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हम मैंगो के अन्य नामों की बात करें तो इसे नेशनल फ्रूट कहा जाता है, यानी कि ये भारत का राष्ट्रीय फल है। और साथ में इसको फ्रूट ऑफ किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है, यानी कि ये फलों का राजा है। और फलों की रानी कौन है? मैंगोस्टीन या लीची। और साथ ही में दोस्तों, अगर इसको बाथरूम फल भी कहा जाता है, क्योंकि मैंगो खाने से, बिना धुले हुए खाने से उसमें लूज मोशन की समस्या हो जाती है, इसलिए इसको बाथरूम फल भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसके अंदर हम जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और इसके अंदर कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है, जो 4800 आयु पाया जाता है प्रति 100 ग्राम फल में, यानी कि आयु का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, एक तरीके से इसके स्रोत को नापने की। और दोस्तों, इसके अंदर जो विटामिन इसके मैंगो के अंदर अम्ल पाया जाता है वो एक सिट्रिक अम्ल होता है, यानी कि इसमें खट्टापन होता है, किसके कारण होता है? सिट्रिक अम्ल के कारण होता है। और इसमें मैंगो के अंदर जो पीलापन होता है विटामिन बीटा कैरोटीन के कारण होता है, यानी कि जो पीला पीला हमें आम दिखाई देता है उसका कारण क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है। और दोस्तों, इसमें बहुगुणता पाई जाती है, क्योंकि एक ही बीज में एक से अधिक गुण पाए जाते हैं उसे बहुगुणता कहा जाता है। और इसके अंदर हम टीएसएस की बात करें, टीएसएस का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? टीएसएस का प्रयोग हम जैम, जेली, मुरब्बा, कैंडी वगैरह बनाते हैं, उसके लिए टीएसएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीएसएस के बिना जैम जेली बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके अंदर सर्वाधिक बात करें कि टीएसएस कितना होता है, तो इसके अंदर 12 से 14 ब्रिक्स टीएसएस होता है। और आम की सर्वाधिक टीएसएस वाली किस्म की बात करें तो उसके अंदर जेवियर किस्म होती है, उसके अंदर 24% टीएसएस पाया जाता है। और दोस्तों, साथ ही में अगर हमें जनरल इंफॉर्मेशन के अंतर्गत हम बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इस एग्जाम में हम उत्पादन के बारे में, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और क्यों किया जाता है इसके बारे में लिख सकते हैं। क्योंकि आम के बारे में बात करें, क्योंकि आम का उत्पादन सर्वाधिक भारत में होता है, लेकिन उत्पादकता सर्वाधिक किसकी है? तो हमारे केले की सर्वाधिक उत्पादकता है। उत्पादन के स्थान की बात करें तो भारत का उत्पादन प्रथम स्थान है। और कुल आम के उत्पादन की बात करें 100 ग्राम, यानी कि 100% आम में से 54% आम हमारे भारत में उत्पादित किया जाता है। और फलों में सर्वाधिक उत्पादन की बात करें या क्षेत्रफल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल का तो हमारे अंतर्गत आम का उपयोग किया जाता है, यानी कि सर्वाधिक हम आम को उगाते हैं। लेकिन उत्पादकता किसकी सर्वाधिक? तो सर्वाधिक उत्पादकता की बात करें तो केला सर्वाधिक उत्पादक होता है हमारे इंडिया में। और वह आम की बात करें, आम भारत में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो आम का भारत में सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इससे पहले आंध्र प्रदेश के पहले यूपी में सर्वाधिक उत्पादकता थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश में 2 से 3 वर्षों पूर्व से इसका उत्पादन वहां पर देखने लगा है। और सर्वाधिक उत्पादकता हमारे भारत में केले की है। तो दोस्तों, ये हमारी जनरल इंफॉर्मेशन थी जो हमारे एग्जाम में आने वाली है और हमारे जो टाइप होती है उसके अंतर्गत आती है। तो एक बार से दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इसका साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम मेंजिफेरा इंडिका होता है। इसकी फैमिली नाकार्डियेसी होती है। इसके अंदर गुणसूत्र संख्या 40 होती है। इसका उत्पत्ति स्थान या ओरिजिन इंडो बर्मा होता है।
और इसका फ्रूट टाइप क्या होता है, स्टील होता है। इसका ईटिंग पार्ट मेजोकार्प या मध्य फल वित्तीय होता है, जिसको हम खाने के रूप में यूज लेते हैं। और इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे नेशनल फ्रूट कहा जाता है, फ्रूट किंग्स ऑफ फ्रूट कहा जाता है, बाथरूम फ्रूट कहा जाता है। इसमें हम विटामिन ए की बात करें तो इसके अंदर 4800 आयु प्रति 100 ग्राम विटामिन ए पाया जाता है। इसके अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका पीलापन किसके कारण होता है, तो बीटा कैरोटीन के कारण इसका पीलापन होता है। इसमें टीएसएस की बात करें तो 12 से 14 ब्रिक्स इसके अंदर टीएसएस पाया जाता है। और कुल उत्पादकता की बात करें तो 54% भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। फलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल आम का है, लेकिन उत्पादकता सर्वाधिक केले की है। और सर्वाधिक प्रोडक्शन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में वर्तमान में सर्वाधिक प्रोडक्शन हो रहा है। और दोस्तों अब हम मैंगो के क्लाइमेट के बारे में बात करें तो मैंगो हमारे उष्ण जलवायु का प्लांट है, यानी कि इसको गर्म तापमान की आवश्यकता होती है। तो आम की वृद्धि के लिए हेतु तापमान यानी कि अच्छा तापमान कितना होता है, 24-27 डिग्री टेम्परेचर पर आम का प्रोडक्शन करने के लिए बहुत उत्तम होता है। और दोस्तों हम पौधरोपण की बात करें तो मैंगो को पौधरोपण जून जुलाई के माह में किया जाता है, यानी कि जून जुलाई मंथ में इसका पौधरोपण किया जाता है। और इसकी सोइल की या मृदा की बात करें तो ये किस प्रकार की मृदा में अच्छा उगता है, तो ये बलुई मृदा के अंतर्गत बहुत अच्छे से उगता है। और इसकी मृदा की पीएच कितनी होनी चाहिए, 6.5 से 7.5 इसकी पीएच होनी चाहिए। और गड्ढे की बात करें तो गड्ढे का आकार 1 मीटर का होना चाहिए, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कि एक मीटर ऊंचा, चौड़ा, लंबा और गहरा, यानी कि 1 मीटर चौड़ा, ऊंचा और गहरा हमें गड्ढा खोदना है। और सामान्य दूरी की बात करें तो हमारे रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांट, तो हमें 10 इंटू 10 मीटर की दूरी रखनी होती है। सघन रोपण की बात करें तो आम्रपाली किस्म में 2.5 इंटू 2.5 मीटर रखी जाती है, क्योंकि यह बोनी किस्में होती है। और दशहरी किस्मों में 5 इंटू 5 मीटर सामान्य दूरी रखी जाती है। दोस्तों अब हम मैंगो के प्रोपोगेशन या प्रवर्धन की बात करें तो इसमें कौन कौन से प्रकार का प्रवर्धन होता है, यानी कि इसको उगाने के लिए किस किस मेथड का यूज किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आम को उगाने के लिए सीड का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो सीड होता है हमारे मैंगो का उसको उगाने के लिए यूज में लिया जाता है। इसकी जीवन क्षमता यानी कि इसको 1 माह तक यूज कर सकते हैं हम, यानी कि इसकी 4 से 5 सप्ताह इसकी जीवन काल क्षमता होती है। और जो हमारे बीज होता है, बीज को हम 20 से 25 दिन के मतलब इसका अंकुरण होता है 20 से 25 दिन में होता है। और हम दूसरे मेथड की बात करें तो हमारी नार्चिंग मेथड होता है, इसे दक्षिणी भारत में यूज किया जाता है, यानी कि दक्षिणी भारत में मैंगो को उत्पादन करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। वीनियर ग्राफ्टिंग की बात करें तो ये उत्तरी भारत में इसका प्रयोग किया जाता है और एक कमर्शियल मेथड है, यानी कि इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। वीनियर ग्राफ्टिंग सर्वाधिक अच्छी विधि है, इससे उत्पादन अच्छा मिलता है और इसका कमर्शियल रूप से उपयोग भी किया जाता है। एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग की बात करें तो ये महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रचलित है और इसमें मूल ग्रंथ होता है वो 8 से 15 दिन पुराना ही यूज किया जाता है। और अगर आपको इन सभी प्रोपगेशन मेथड्स में से बात करें तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है, एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग मेथड होता है, यानी कि इसमें मूल ग्रंथ 8 से 15 दिन पुराना यूज में लिया जाता है। अगली बात करें कौन सा मेथड है, सॉफ्टवुड या इन सिटू ग्राफ्टिंग, यह पश्चिमी क्षेत्रों में प्रचलित होता है। और दोस्तों सर्वाधिक उपयोग विनियर ग्राफ्टिंग का और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग किया जाता है, लेकिन सबसे अच्छी विधि का बात करें तो एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग होती है, क्योंकि इसमें मूल ग्रंथ 8 से 15 दिन पुराना होता है। और दोस्तों हम रूट स्टॉक की बात करें कि इसके मूल ग्रंथ यानी कि वैसी स्पीसीज होती है जो वाइल्ड होती है, जिनका उपयोग हम फल वृक्षों को अच्छी क्वालिटी का बनाने के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों लवणता प्रतिरोधी यानी कि जो लवणता सहनशील किस्में होती है वो कौन कौन सी है, मूल ग्रंथ कौन से लवणता प्रतिरोधी मूल ग्रंथ कौन कौन से, नेकारे, मुवंदन, कुरक्कन। इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, नमक, यानी कि लवणता का मतलब क्या होता है, नमक। तो इसको हम ये एक ट्रिक है इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। न का मतलब होता है नकारे, म का मतलब होता है मुवंदन और क का मतलब कुरक्कन। तो इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। बहुगुणता वाली किस्मों की बात करें यानी कि एक बीज में एक से अधिक गुणों का पाया जाना बहुगुणक कहलाता है। इसकी किस्मों की इसके हम मूल ग्रंथों की बात करें बहुगुणता वाले के बारे में तो ये ओलियूर,
मूल गोवा, चंद्रकरण, विलय कोलंबन, ये हमारे बहुगुणता वाली मूल ग्रंथ है। बौने मूल ग्रंथों की बात करें कौन कौन से होते हैं, तो विलय कोलंबन ये हमारे बहुगुणता वाला और बोना मूल ग्रंथ है। और दूसरा क्रीपिंग तोतापुरी रेड प्लम, ये हमारे बोने मूल ग्रंथ है। और दोस्तों हम दशहरी किस्म के उपयोग यानी कि दशहरी किस्म को उगाने के लिए हम किस प्रकार के मूल ग्रंथ का उपयोग करते हैं, तो हम रुमानी मूल ग्रंथ का उपयोग में लेते हैं। और दशहरी किस्म के बाद हम लंगड़ा या हिमसागर किस्म के मूल ग्रंथ के लिए हम कौन से प्रकार का मूल ग्रंथ यूज में लेते हैं, तो ओलियो प्रकार का मूल ग्रंथ उपयोग में लेते हैं। दोस्तों अब इसके पुष्पक्रम में बात करें तो इसमें किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, तो इसमें पेनिकल प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और दोस्तों इसमें पॉलिनेशन की बात करें यानी परागण की बात करें तो इसमें किस प्रकार का परागण होता है, तो आम के अंदर अगर हमारे क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन इसका मतलब होता है कि पर परागण। और ये पर परागण किसके द्वारा होता है, तो घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो उसका साइंटिफिक नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। तो ये हमारे घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नेम होता है। इसके हम पुष्पन की बात करें तो ये फरवरी मार्च में से पुष्पन होता है, यानी कि जो फरवरी मार्च में पुष्पन होता है उसको अम्बे बहार कहा जाता है। 3 प्रकार के बहार होती है, अम्बे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। तो जो फरवरी मार्च में हमारे बहार आती है उसको अम्बे बहार कहा जाता है। और दोस्तों हम आम के पुष्पक्रम की बात करें तो इसमें एंड्रोमोनासिस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और इसमें फूलों की संख्या बात करें तो इसके एक पेनिकल पर 1000 से लेकर 6000 पुष्पक्रम पाए जाते हैं, यानी कि इसमें एक पेनिकल में कितने फूलों की संख्या होती है, 1000 से लेकर 6000 फूलों की संख्या होती है। लेकिन फूलों से फल का ठहराव 0.1% होता है, यानी कि 1000 6000 जो हमारे एक पेनिकल में फूल होते हैं उन फूलों से फलों का निर्माण केवल 0.1% होता है, यानी कि अन्य फल फूल गिर जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों हम मैंगो की उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करें तो कि मैंगो की कौन कौन सी उन्नतशील किस्में होती है। हमारे उन्नतशील किस्में सभी कंप्यूटर एग्जाम में पूछी जाती है कि मैंगो की कौन कौन सी उन्नतशील किस्में हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। तो दोस्तों हम उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करें तो हमारे सबसे पहले होती है आम्रपाली। आम्रपाली किस्म होती है, ये गोनी किस्म है जिसको 2.5 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इसको हम किचन गार्डनिंग के रूप में भी यूज करते हैं, यानी कि ये इतना छोटा पौधा होता है कि इसको हम हमारे छोटे एरिया में भी उगाने के लिए उपयोग में ले सकते हैं, यानी कि हमारे छतों पे उगा सकते हैं या फिर हमारे जो घरों के बाहर जो खाली स्थान होता है उसमें भी इसको उगा सकते हैं। दूसरी किस्म की बात करें तो हमारे दूसरी किस्म होती है मल्लिका, यानी कि जो मल्लिका किस्म होती है उसमें सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। सर्वाधिक विटामिन ए के साथ ही ये बहुत अच्छी किस्म होती है। और दोस्तों अगली किस्म की बात करें तो अल्फांसो होती है। जो अल्फांसो किस्म है इसका अन्य नाम हाफूस या बादामी बोला जाता है और सर्वाधिक इसका निर्यात किया जाता है। अल्फांसो किस्म में एक समस्या होती है, वो होती है स्पॉन्जी उत्तक या स्पॉन्जी टिश्यू बोला जाता है। इसकी बहुत समस्या होती है, यानी कि बहुत जल्दी खराब हो जाता है। और इसका अल्फांसो किस्म का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। और महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादन कौन से क्षेत्र में होता है, तो सर्वाधिक उत्पादन इसका रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में होता है। और जो हमारे ये रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग एरिया है, यानी कि हमारे इस मैंगो की अल्फांसो किस्म को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यानी कि रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के आसपास जितने भी मैंगो के प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स या उस एरिया को जीआई टैग प्राप्त। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि जो किस्म किसी विशेष गुण को प्रदर्शित करती है उसे जीआई टैग बोला जाता है। और इन दोनों किस्मों को इसी एरिया को महाराष्ट्र के रत्नागिरी या सिंधुदुर्ग एरिया को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और दोस्तों जीआई टैग प्राप्त होने से इन किस्मों की यानी कि इन किस्मों का अधिक मूल्य प्राप्त है, यानी कि भारत में अन्य जगह पे भी आम का उत्पादन होता है परंतु इस क्षेत्र में और उस क्षेत्र में बहुत अंतर होता है दाम का, क्योंकि इस क्षेत्र में जीआई टैग प्राप्त होने से इनके दाम में वृद्धि हो जाती है। अगली किस्म की बात करें लंगड़ा की, इसका टर्पेंटाइन स्वाद होता है, यानी कि इसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, यानी कि इसका उपयोग तो यूज किया जाता है खाने के लिए लेकिन इसका स्वाद खाने में अच्छा नहीं होता है। अगली किस्म की बात करें तो दशहरी, यह उत्तरी भारत में प्रचलित एक किस्म है और इसका उपयोग हम डिब्बाबंदी यानी कैनिंग के लिए करते हैं। ये कैनिंग के लिए सबसे उपयुक्त किस्म है। और अगली किस्म की बात करें तो हमारे बॉम्बे ग्रीन है, यह उत्तरी भारत में प्रचलित एक किस्म है। ये एक प्रकार की अगेती किस्म है। दोस्तों कंप्यूटर एग्जाम में बहुत
ज्यादा क्वेश्चन आता है इसका कि बॉम्बे ग्रीन किस प्रकार की किस्म है, अगेती, मध्यम या पछेती। तो यह एक अगेती किस्म है। इसमें सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, यानी कि इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और अगली किस्म की बात करें नीलम, तो ये सबसे कंबाइनर वैरायटी, यानी कि इस वैरायटी का निर्माण सभी प्रकार की किस्मों को मिलाकर किया गया है, इसलिए कंबाइनर वैरायटी बोला जाता है। अगले किस्म की बात करें तो रुमानी, इसके जो आकार होता है सेब के आकार के फल प्राप्त होते हैं, यानी कि जो रुमानी किस्म होती है इसमें आम के सबसे सेब के आकार के फल प्राप्त होते हैं। अगली किस्म की बात करें तो निरंजन, ये एक ऑफ टाइप सीजन की वैरायटी, यानी कि इसको किसी मौसम में उगा सकते हैं। और इसमें फलन कब होता है, तो इसमें फलन हमारे होता है अक्टूबर में। और निरंजन किस्म का पौधरोपण या इसका उत्पादन कहाँ पे किया जाता है, तमिलनाडु में इसका उत्पादन किया जाता है। अगली किस्म की बात करें तो रोजिका होती है, जो रोजिका उत्परिवर्तन किस्म है, यानी कि उत्परिवर्तन का मतलब होता है म्यूटेशन, अचानक से होने वाला परिवर्तन। किसी किस्म में अचानक से होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। और दोस्तों चौसा किस्म की बात करें तो सबसे मीठी किस्म है और सबसे पछेती किस्म है, यानी कि ये सबसे मीठी प्रकार किस्म है, इसका गुदा यानी कि बहुत मीठा होता है। और ये एक लेट मेच्योरिटी वाली किस्में। अगले किस्म की बात करें रत्ना, ये स्पॉन्ज टिश्यू प्रतिरोधी किस्म, यानी कि इसमें स्पॉन्ज टिश्यू वाली प्रॉब्लम नहीं होती है। सिंधु किस्म की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि बीज रहित किस्म कौन सी है, यानी कि गुठली जिसमें नहीं पाई जाती है तो वो कौन सी किस्म है, तो वो सिंधु किस्म है। इसमें गुठली का वजन, यानी कि इसमें गुठली नहीं पाई जाती है और पाई भी जाती है तो उसका वजन होता है 6.75 ग्राम। अगली किस्म की बात करें तो तोतापुरी किस्म है, इसकी सर्वाधिक उत्पादकता होती है, यानी कि इसकी सर्वाधिक उत्पादकता कैसे होती है दोस्तों, यह सर्वाधिक उपयोग में ली जाने वाली किस्म है। और तोतापुरी आम सर्वाधिक उपयोग में और खाने के रूप में उपयोग किया जाता है। अगली किस्म की बात करें केसर किस्म, ये गुजरात में प्रचलित एक किस्म है और प्रसंस्करण के लिए उपयोग में की जाती है, यानी कि इसका प्रोसेसिंग के लिए यूज में लेते हैं, यानी कि इसका हम पेप्सी वगैरह जो कंपनियां होती है वो इसका उपयोग पेप्सी वगैरह बनाने के लिए करते हैं, यानी कि जो थम्स अप वगैरह कंपनी है, यानी कि जो इसका उपयोग प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। और लाल सिंदूर किस्म है, इसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये पाउडर मीडियम फ्री किस्म है। और अगले किस्म की बात करें जेवियर किस्म की, तो जेवियर किस्म में सर्वाधिक टीएसएस पाया जाता है, यानी कि सर्वाधिक टीएसएस कितना पाया जाता है, तो 24 ब्रिक्स इसमें सर्वाधिक टीएसएस पाया जाता है। अगली किस्म की बात करें तो एडवर्ड किस्म जो एंथ्रेक्नोज प्रतिरोधी किस्म है, यानी कि जो मैंगो होता है हमारे एंथ्रेक्नोज जिसमें डिजीज होती है उस एंथ्रेक्नोज डिजीज से फ्री किस्म है हमारे। और अगली किस्म की बात करें, अन्य किस्मों की बात करें तो पूसा पीताम्बर, ये हमारे एक मैंगो किस्म है। और पूसा प्रतिभा, ये हमारे मैंगो किस्म है। पूसा सूर्या, पूसा श्रेष्ठा, अंबिका अरुणिमा, यह भी एक मैंगो किस्म है, यानी कि इसका भी उपयोग हम मैंगो उत्पादन के लिए करते हैं। मैंगो की हम अगेती, मध्यम और पछेती किस्मों की बात करें तो कौन कौन सी किस्में होती है, तो हमारी अगेती किस्में होती है कौन कौन सी, बॉम्बे ग्रीन और केसर, ये हमारे अगेती किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में, बॉम्बे ग्रीन और केसर, ये हमारे अगेती किस्में हैं। मध्यम किस्मों की बात करें हम कौन कौन सी होती है, तो हमारी लंगड़ा, दशहरी, आम्रपाली और मल्लिका, ये हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और हमारे न्यू टाइप में भी आता है कि कौन कौन सी मध्यम के प्रकार किस्में हैं, अगेती किस्में, पछेती किस्में। और पछेती किस्मों की बात करें कि कौन कौन सी पछेती किस्में होती है, तो फजली और चौसा हमारे पछेती किस्में होती है। और ये अगेती, मध्यम, पछेती किस्मों का वर्गीकरण सभी जगह पूछा जाता है कि अगेती किस्म कौन सी है, पछेती किस्म कौन सी है। हम क्षेत्र के आधार पर मैंगो किस्मों के बारे में बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र में हमारे कौन कौन से प्रकार किस्में उगाई जाती है, तो हमारे जो दक्षिणी भारत है तो उसमें कौन कौन सी किस्में उगाई जाती है, तो उसमें लंगड़ा, दशहरी, चौसा और बॉम्बे ग्रीन प्रकार किस्में उगाई जाती है। अगर हम दक्षिणी भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में कौन से किस्में उगाई जाती है, तो उसमें रत्ना, नीलम, तोतापुरी और बेंगलोरा। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी भारत में कौन कौन सी किस्में उगाई जाती है, तो फजली, गुलाबखस और कृष्णभोज, ये हमारे पूर्वी भारत में उगाई जाती है। पश्चिमी भारत की बात करें तो पश्चिम भारत में कौन सी किस्में उगाई जाती है, तो पश्चिम भारत में अल्फांसो, केसर और मूलगोवा किस्में उगाई जाती है। दोस्तों हम अगर कुछ साथ ही में कुछ हम संकर किस्मों की बात करें कि कौन कौन सी संकर किस्में होती है,
तो हमारे आम्रपाली, मल्लिका और रत्ना और सिंधु ये हमारे संकर किस्में होती है। संकर किस्मों का निर्माण एक या एक से अधिक किस्मों के मिश्रण से किया जाता है। दशहरी इंटू नीलम के क्रॉस से हमारे आम्रपाली किस्म का संकरण प्राप्त किया गया है, यानी कि दशहरी और नीलम के संकरण से आम्रपाली किस्म प्राप्त हुई है, जिसको हम डीएनए ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। नीलम इंटू दशहरी के संकरण से मल्लिका किस्म प्राप्त हुई है। मल्लिका किस्म की एक ट्रिक है हमारे NDM, यानी कि इसके माध्यम से हम इसको याद कर सकते हैं। अगली किस्म के बारे में अगर अगली संकर किस्म के बारे में बात करें तो नीलम इंटू अल्फांसो के संकरण से हमें रत्ना किस्म प्राप्त हुई है, जिसको हम NAR के माध्यम से याद कर सकते हैं। रत्ना इंटू अल्फांसो किस्म की बात करें, रत्ना और अल्फांसो के संकरण से हमें सिंधु किस्म प्राप्त हुई है, जो एक बोनी किस्म है। इसकी ट्रिक है RS। अब हम मैंगो के कुछ रोगों के बारे में डिस्कस करने वाले कि मैंगो में कौन कौन से प्रकार के रोग लगते हैं। तो मैंगो में सबसे पहले लगता है मैंगो मालफॉर्मेशन, यानी कि इसको गुच्छा मुच्छा रोग बोला जाता है। यानी कि इसमें जो हमारे जो आम का शीर्ष भाग होता है वह गुच्छे की तरह बन जाता है, इसलिए गुच्छा मुच्छा रोग कहा जाता है। गुच्छा मुच्छा रोग 1893 में दरभंगा बिहार में सर्वप्रथम देखा गया था, और यह दरभंगा बिहार में गुच्छा मुच्छा रोग होता है। किसके कारण हुआ था? तो ये फंगस के कारण हुआ था, लेकिन इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका अभी कोई मेन रीजन पता नहीं चला है कि कौन से कारण के कारण इसमें मैंगो मालफॉर्मेशन होता है। तो इसकी फंगस का बात करें तो फंगस का वैज्ञानिक नाम होता है फ्यूजेरियम मोनिसिफोर्मी, और इसके अन्य कारण क्या हो सकते हैं? अनुवांशिक समस्या भी हो सकती है, इसमें पोषक तत्वों की कमी के कारण भी मैंगो मालफॉर्मेशन हो सकता है, और साथ ही मकड़ी के कारण भी मैंगो मालफॉर्मेशन हो सकता है। दोस्तों, अगर इसके कंट्रोल की बात करें हम तो 200 ppm नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड का स्प्रे करने से मैंगो मालफॉर्मेशन की समस्या समाप्त हो जाती है। यानी कि जो मालफॉर्मेशन होता है वो मेनली किस कारण से होता है, इसका वैज्ञानिक कोई कारण नहीं है, इसके अन्य बहुत से कारण हैं जिसके कारण ये मैंगो मालफॉर्मेशन हो सकता है। तो सबसे ज्यादा कारण इसका अनुवांशिक समस्या या इसके ये फंगस होती है, जिसके कारण ये रोग होता है। अगले रोग की बात करें तो छाछा, इसको पाउडर मिल्ड्यू बोला जाता है। पाउडर मिल्ड्यू का मतलब होता है कि पौधों पे या फलों पे सफेद पाउडर जैसे संरचना बन जाती है, जिसे पाउडर मिल्ड्यू कहा जाता है। और पाउडर मिल्ड्यू कौन से रोग कारक के कारण होता है? तो ओडियम मेंजिफेरा के कारण होता है। छाछा पाउडर मिल्ड्यू को रोकने के लिए हम केरातिन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पाउडर मिल्ड्यू का निपटान किया जा सकता है। दोस्तों, हम अगले कीट के बारे में बात करें तो इसमें एक अगला कीट लगता है मीलीबग। मीलीबग का जूलॉजिकल नेम की बात करें तो क्या होता है? अगर ड्रोसिका मेंजिफेरा इसका जूलॉजिकल नाम होता है, और इसका मीलीबग होती है जो अंडे देने का स्थान क्या होता है? तो ये सोइल के अंदर अंडे देती है। और जो मीलीबग होती है इसका प्रकोप कब होता है? तो इसका प्रकोप मेनली मई जून के माह में होता है। तो इसके कंट्रोल के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके कंट्रोल के लिए हम गर्मियों के दिनों के अंदर इसकी गहरी जुताई करेंगे, जिसके कारण इसके अंडे समाप्त हो जाएंगे और इसकी समस्या मेनली समाप्त हो जाएगी। और अगला इसका कंट्रोल कैसे करेंगे? तो हम ग्रीस लगी हुई जो पॉलीथीन होती है उसको हम पौधे के चारों तरफ बांध देंगे, जिससे ये मीलीबग उस पर चढ़ नहीं पाएगी। अगली कीट के बारे में बात करें तो अगला कीट होता है हमारे पास मक्खी, जिसका साइंटिफिक या जूलॉजिकल नेम होता है डोकस डोर्सेलिस। इसकी मेनली मुख्यतः समस्या क्या होती है कि इसको हम निर्यात करते हैं जब मैंगो को, तो इसी फल मक्खी के कारण इसको निर्यात करते के समय खराब कर देती है फलों को। अगले कीट की बात करें हम कि मैंगो के अंदर अगला कीट कौन सा लगता है, तो अगला कीट लगता है हमारे मैंगो पर। यह सबसे खतरनाक कीट है मैंगो का, क्योंकि इसके कारण फलों में उत्पादन में बहुत कमी आ जाती है, क्योंकि यह कीट मैंगो पर होता है जो फलों का रस चूस के उनको खराब कर देता है। यानी कि मैंगो पर है जो सबसे खतरनाक कीट है इसका। हम मैंगो पर के जूलॉजिकल नाम की बात करें तो इसका जूलॉजिकल नेम होता है एमरिटोडस एटकिंसोनी। और इसकी अगर हम मैंगो की तुड़ाई की बात करें तो मैंगो में तुड़ाई अवस्था कब कौन सी होती है? तो टपका अवस्था होती है, यानी कि पूर्णतः पके हुए पर स्वतः ही नीचे गिर जाते हैं, उसे टपका अवस्था कहा जाता है। टपका अवस्था में जो फल होते हैं पूर्ण परिपक्व होने के बाद स्वतः नीचे गिर जाते हैं। परिपक्वता 75% की, अगर आम 75% पक जाता है तो उसकी हम तुड़ाई करते हैं, यानी कि इसकी मेच्योरिटी स्टेज के बाद, यानी कि 75% इसकी मेच्योरिटी होने के बाद इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। और इसकी यील्ड की बात करें कि मैंगो एक हेक्टेयर में कितना उत्पादन देता है, तो
एक हेक्टेयर में मैंगो का 8 से 10 क्विंटल 8-10 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन होता है और इसको 85-90% आपेक्षिक आर्द्रता पर 2 से 3 सप्ताह तक स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारे आम का टॉपिक था जो हमारे आज खत्म हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपके कोई भी क्वेरी है या कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और हमारे कंटेंट में कोई कमी है तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।